जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरबीएससी मेवाड़ क्लासेज में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 जल। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा अध्याय जल। भारतीय संस्कृति में जल का महत्व। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। उक्त पंक्ति में रहीम जी द्वारा हमारे जीवन के जिस अमूल्य संसाधन की महत्ता बताई गई है, जल हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोगी है। जीवन का मुख्य आधार जल है। मानव, जंतु, वनस्पति जगत सभी जल पर निर्भर हैं। पृथ्वी ग्रह जल की उपलब्धता के कारण ही जीवन संभव है, अतः जल ही जीवन है। मानव सभ्यता के सभी पहलुओं को छूने वाला एकमात्र तथ्य जल है। समाज में कृषि विकास से लेकर औद्योगिक विकास तक जल का महत्वपूर्ण योगदान है। भारतीय संस्कृति में जल को देवता माना गया है। यदि जीवमंडल से जल को अलग कर दिया जाए तो जीवमंडल का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि जल ही जीवन है। जल है तो वनस्पति है, जल है तो वन्य जीव हैं, जल है तो समुद्र हैं, नदियां हैं, झरने हैं, तालाब हैं, कुएं हैं और वायुमंडल हैं। क्या आपने कभी किसी को हाथ में जल लेकर प्रतिज्ञा करते हुए देखा है? क्या आपने कभी किसी को प्रातः सूर्य, तुलसी, पीपल आदि पर जल चढ़ाते हुए देखा है? पता लगाइए हम ऐसा क्यों करते हैं। जल हमारे जीवन का आधार है, इसीलिए जल को दूषित करना पाप समझा जाता है। पीने, नहाने धोने, सिंचाई, औद्योगिक विकास और पृथ्वी पर तापमान के संतुलन को बनाए रखने के लिए जल ही आवश्यक होता है। वायु के बाद मानव के लिए जल ही महत्वपूर्ण संसाधन है। अतः जीव जगत के लिए जल का संरक्षण करते हुए इसे दूषित होने से बचाना हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि जल का कोई विकल्प नहीं है। विश्व की प्राचीन सभ्यताएं जो जल के किनारे विकसित हुई, हांगकांग, मेसोपोटामिया, नील, सिंधु, इंका, माया, एजेंटेक, तो ये निम्न सभ्यताएं थी। आगे बढ़ते हैं। मानचित्र अध्ययन में हम ये जान गए हैं कि विश्व की प्रमुख सभ्यताओं का विकास जल स्रोतों के निकट हुआ है। इन सभ्यताओं ने जल स्रोत से न केवल पेयजल ही प्राप्त किया, वरन कृषि, व्यापार, परिवहन और सुरक्षा आदि सुविधाओं का भी लाभ प्राप्त किया है। विश्व के प्रमुख नगरों एवं कस्बों का विकास नदी घाटियों, झीलों और महासागरों पर हुआ है। जल हमारे सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा व्यापारिक महत्व का केंद्र रहा है। आगे देखते हैं। क्या आप जानते हैं राजस्थान के नदी तट पर बसे कुछ शहर एवं नदियाँ? कोटा शहर चंबल नदी के किनारे, टोंक शहर बनास नदी के किनारे, उदयपुर शहर आयड नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नदी के किनारे स्थित नगर, महासागर तट पर स्थित नगर, झील के किनारे स्थित नगर। तो देखते हैं। दिल्ली नगर यमुना नदी के तट पर स्थित है, ये भारत में है। इलाहाबाद गंगा यमुना के संगम पर बसा हुआ है, ये भी भारत में है। लंदन नगर थेम्स नदी इंग्लैंड देश में है।
रोम, टाइबर नदी इटली में है। पेरिस सीन नदी के तट पर बसा हुआ है, ये फ्रांस में है। महासागर तट पर स्थित नगर। मुंबई हिंद महासागर के तट पर, चेन्नई हिंद महासागर के तट पर, ये भारत में है। न्यूयॉर्क अटलांटिक महासागर यूएसए में स्थित है। बीजिंग प्रशांत महासागर चीन में स्थित है। सिंगापुर प्रशांत महासागर सिंगापुर देश में है। झील के किनारे स्थित नगर। श्रीनगर, डल ये भारत में है। पुष्कर झील भारत में है ये। शिकागो मिशिगन नदी यूएसए में है। डुलूथ सुपीरियर ये यूएसए में है। बर्फेली ये ईरी झील है जो यूएसए में है। तो सारणी आपको समझ में आई होगी, आप देख सकते हैं। विभिन्न जल स्रोतों के निकट बसे विश्व के प्रमुख नगर। आगे बढ़ते हैं। आओ करके देखें। विश्व मानचित्र का अध्ययन कर विश्व में नदी, झीलों, महासागरों के तट पर स्थित अन्य नगरों की सूची बनाई। ये हम अपने शिक्षक के अनुसार इसकी सूची बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जल चक्र हमारे आसपास नदी, घाटियों, तालाब, सागर, भूमिगत जल आदि प्रमुख जल स्रोत हैं। इन्हें जल वर्षा से प्राप्त होता है। तापमान एवं पवन के कारण इन जल स्रोतों से वाष्पीकरण प्राप्त होता है, जिन्हें आर्द्रता कहते हैं। वाष्प के ऊपर उठने पर तापमान में कमी आती है, जिससे वाष्प पुनः छोटी छोटी जल बूंदों में परिवर्तित हो जाता है। इन्हीं जल बूंदों के संघनन से बादल बनते हैं, जिन्हें पवन एवं एक दूसरे स्थान पर ले जाती हैं। बादलों से वर्षा होती है और वर्षा का जल नदियों के माध्यम से पुनः महासागरों में मिल जाता है। इस प्रकार जल स्रोतों से वाष्पीकृत होकर जल पुनः विभिन्न स्वरूपों में बदला हुआ पुनः जल स्रोतों में ही आकर मिल जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को जल चक्र कहा जाता है। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि विश्व में वर्षा का विवरण असमान है। विश्व के किन किन भागों में अधिक वर्षा और किन भागों में कम वर्षा होती है। विश्व के विभिन्न प्रदेशों के जल स्रोतों वर्षा के विवरण से प्रभावित होते हैं। भारत में मेघालय राज्य में स्थित मानसीराम एवं चेरापूंजी में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है, जबकि थार के मरुस्थल में भारत की सबसे कम वर्षा होती है। वर्षा का यह विवरण भौगोलिक कारकों द्वारा निर्धारित होता है। जल चक्र ये आप देख ही सकते हैं। पा बन के ऊपर गया, संघनन बादल बना, फिर ये पवन चली, ये बादल और ये वर्षा हो गई और ये वापस बह के महासागर में आ गया जल। तो आपने ये चित्र में देखा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। खारा एवं मीठा जल पृथ्वी पर मौजूद समस्त जल का 2.5% जल पीने योग्य है, जिसे मीठा व स्वच्छ जल कहते हैं। लेकिन इसका भी अधिकांश भाग ध्रुवों एवं ऊंचे पर्वतों पर बर्फ के रूप में जमा हुआ है। स्थल पर मीठे जल के प्रमुख स्रोत नदियाँ, झीलें, बांध, तालाब, कुएं, एनीकट, भूमिगत जल आदि हैं। महासागरों का जल खारा होता है क्योंकि इसमें लवण की मात्रा अधिक होती है। स्थल पर भी कुछ झीलों का जल खारा होता है, जैसे तुर्की की वोन झील विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है।
जॉर्डन एवं इजराइल के मध्य स्थित मृत सागर, राजस्थान की सांभर झील, खारे जल को कठोर जल भी कहा जाता है। जल का खारापन उसमें मिले सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं अन्य लवणों की उपस्थिति के कारण होता है। वर्तमान में वैज्ञानिकों ने ऐसी तकनीकी का आविष्कार कर लिया है जिससे महासागरों के खारे जल को मीठा जल में बदला जा सकता है। मानचित्र से स्पष्ट है कि अधिक जनसंख्या तथा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति स्वच्छ जल की उपलब्धि कम है। जैसे भारत, सहारा मरुस्थल, ध्रुवीय क्षेत्रों जैसे कनाडा, आइसलैंड, नॉर्वे, रूस आदि में जल संख्या की तुलना में जल का अनुपात अधिक है। प्रत्येक जीव के लिए पेयजल की आवश्यकता होती है। पीने योग्य जल अलग अलग स्रोतों से प्राप्त किया जाता है। प्रत्येक प्रदेश में जल के विवरण की असमानता के साथ ही जल की गुणवत्ता भी अलग अलग होती है। कहीं जल पीने योग्य है तो कहीं जल खारा पाया जाता है। कुछ क्षेत्रों में फ्लोराइड युक्त, दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फ्लोराइड युक्त जल भी पाया जाता है। जैसे राजस्थान के शेखावाटी एवं दक्षिणी राजस्थान में इस जल को पेयजल के रूप में उपयोग करने पर लोगों की हड्डियां संबंधी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। अधिकांश शहरों, कस्बों, गांवों में जल वितरण पाइपलाइनों और नल से किया जाता है, जबकि छोटे गांवों, ढाणियों में जल अधिक दूरी से कुओं एवं बावड़ियों से लाया जाता है। भूमिगत जल, आपने देखा होगा कि हम हैंडपंप, नलकूप, कुओं आदि से जल बाहर निकालते हैं। जरा सोचिए कि यह जल भूमि से कहाँ से आता है। वर्षा जल जब भूमि के अंदर प्रवेश कर नीचे की कठोर चट्टानों के ऊपर एकत्रित हो जाता है तो उसे भूमिगत जल कहते हैं। यही भूमिगत जल कुओं और नलकूपों में एकत्रित होता है, जिसे हम मशीनों द्वारा पुनः धरातल पर लाकर सिंचाई एवं दैनिक उपयोग में लाते हैं। विश्व के विभिन्न हिस्सों में भूमिगत जल की गहराई भिन्न भिन्न है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में भूमिगत जल गहराई में पाया जाता है, जबकि मैदानी एवं समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों में भूमिगत जल कम गहराई में पाया जाता है। भूमिगत जल स्तर में ऋतुओं के अनुसार भी परिवर्तन आता है। वर्षा ऋतु में भूमिगत जल कम गहराई पर एवं ग्रीष्म ऋतु में अधिकांश गहराई पर पाया जाता है। वर्तमान में विश्व में भूमिगत जल में लगातार कमी आ रही है, जिसका कारण वर्षा का कम होना, अधिक सिंचाई, उद्योगों में जल की बढ़ती मांग, जनसंख्या वृद्धि के कारण जल का अत्यधिक दोहन है। इस कारण भूमिगत जल का स्तर तेजी से घटता जा रहा है। भूमिगत जल में कमी होने से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जरा सोचिए। जल प्रदूषण, प्रकृति द्वारा प्रदत्त शुद्ध जल में यदि कुछ अवांछित तत्व मिल जाते हैं तो वह जल पीने योग्य या मानवीय उपयोग के लिए अनुपयुक्त हो जाता है, जिसे जल प्रदूषण कहते हैं। प्रकृति प्रदत्त जल मानवीय गतिविधियों के कारण प्रदूषित होता है। प्रदूषित जल द्वारा अनेक रोग उत्पन्न होते हैं जो स्तन्य एवं जलीय जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। जल में उपलब्ध घुलनशील ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जल प्रदूषण भी संकट का कारण है। जल प्रदूषण के कारण एवं प्रभाव, शुद्ध जल अनेक कारणों से प्रदूषित होता है। उनमें कुछ कारक कल कारखानों एवं उद्योगों से निकले ठोस अपशिष्ट पदार्थों, रासायनिक तत्वों को जल में डालना, घरेलू अपशिष्ट पदार्थों को जल में डालना, कृषि में रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक दवाइयों के प्रयोग, जलाशयों पर कपड़े धोना एवं पशुओं को नहलाना, खुले में शौच, महासागरों में जहाज़ों से तेल रिसाव आदि
प्रदूषित जल हमारे लिए अनुपयोगी हो जाता है। प्रदूषित जल के पीने के कारण अनेक बीमारियां उत्पन्न होती हैं। आगे बढ़ते हैं। जल के साथ घुले प्रदूषित तत्व फसलों एवं जलीय जीवों को भी हानि पहुंचाते हैं। भारत में प्रदूषित जल के प्रमुख स्रोत आप गौर करके चित्र में देख सकते हैं। वर्तमान स्थितियों में विश्व में निकट भविष्य में भारी जल संकट की तरफ संकेत कर रही हैं। आज विश्व में हर 6 में से 1 व्यक्ति स्वच्छ जल के लिए जूझ रहा है। सन 2050 तक जब विश्व की आबादी 9 करोड़ अरब होने का अनुमान है, तब तक लगभग आधे से अधिक लोग भीषण जल संकट से जूझ रहे होंगे। एक अनुमान के अनुसार सन 2000 तक दुनिया की आधी आबादी शहरी क्षेत्रों में रहने लगेगी और लगातार बढ़ रही जनसंख्या तक जल पहुंचना एक कठिन चुनौती होगी। बढ़ती आबादी, भूजल का अत्यधिक दोहन, ग्लोबल वार्मिंग, वन विनाश, व्यापारिक कृषि, कम वर्षा, बढ़ता औद्योगिकरण, शहरीकरण और आधुनिक जीवन शैली आदि के कारण जल तेजी से कम हो रहा है, जबकि मांग तेजी से बढ़ रही है। आगे बढ़ते हैं। जल प्रदूषण को रोकने के उपाय। जल प्रदूषण को रोकने के लिए आप क्या करेंगे? जल प्रदूषण को रोकने के प्रयास व्यक्तिगत एवं प्रशासनिक दोनों स्तरों पर किए जा सकते हैं। जनता का जागरूक होना सख्त उपाय हैं जो जल प्रदूषण को दूर कर सकते हैं। प्रत्येक नागरिकों को जल प्रदूषण नहीं करने एवं उन्हें रोकने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। प्रति जागरूक होना चाहिए। सार्वजनिक जलाशयों में स्नान, कपड़े धोना, पशुओं को नहलाना आदि नहीं करना चाहिए। रासायनिक खाद के प्रयोग को कम करना चाहिए। प्रशासनिक स्तर पर भी जल संरक्षण के उपाय किए जा सकते हैं। नगरों के सीवरेज के जल को जलाशयों में मिलने से पहले ही साफ करके पुनः उपयोग योग्य बना दिया जाए। ठोस शहरी कचरे का निस्तारण जल स्रोत में न करके अन्यत्र बंजर एवं अनुपयोगी भूमि पर किया जाए। जल प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों एवं नागरिकों के प्रति सख्त कानून बनाना चाहिए। इस संदर्भ में भारत में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण कानून 1974 तथा पर्यावरण संरक्षण कानून 1986 आदि कानून बनाए गए हैं। इनकी सख्ती से पालना करने की आवश्यकता है। टीवी, रेडियो, समाचार पत्रों के माध्यम से जल प्रदूषण, जल संरक्षण जन चेतना जागरण करनी चाहिए। जन चेतना जागृत करना भी आवश्यक है। यदि जल प्रदूषण को नहीं रोका गया तो भविष्य में जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अतः जल स्रोतों में फैलते प्रदूषण में मानवीय योगदान नियंत्रण आवश्यक है। भारत में गंगा, यमुना नदियां सबसे दूषित मानी जाती थी। गंगा नदी को साफ करने के लिए भारत सरकार ने एक्शन प्लान नमामि गंगे नामक कार्य योजना चलाई। जल संरक्षण का अर्थ जल का उचित उपयोग एवं भविष्य के लिए सुरक्षित रखना। अतः जल के दुरुपयोग को रोककर स्वच्छ जल को लंबे समय तक बचा कर रखना ही जल संरक्षण कहलाता है। वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि, नगरीकरण, औद्योगिकरण, सिंचाई, कृषि विकास आदि के कारण जल का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। विश्व के अधिकांश देश प्रदूषित जल एवं जल की कमी की समस्याओं का सामना कर रहे हैं।
जिसका प्रमुख कारण जल के उपयोग में वृद्धि एवं संरक्षण का अभाव, जल संसाधनों की कमी एवं प्रमुख कारण वन विनाश भी हैं। जनसंख्या वृद्धि और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई पर्यावरण संतुलन बिगड़ता है। अतः अधिकाधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। प्रकृति से जिस मौसम में जहाँ जितना जल मिले, हम उस जल को हर पल सही ढंग से सहेजना शुरू नहीं करेंगे, हमारी समस्या बढ़ती ही रहेगी। जल संरक्षण से सामाजिक आर्थिक विकास तेजी से होता है। बुरे वक्त के लिए हम धन बचाते हैं, वैसे ही जल को भी बचाना होगा। परंपरागत जल संरक्षण विधि। प्राचीन काल से ही जल की कमी की समस्याओं से बचने के लिए राज्य और सार्वजनिक सहयोग से कुएं, तालाब, बावड़ियां आदि का निर्माण किया जाता है। राजस्थान में राजा महाराजाओं प्राचीन काल में जल संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। समय समय पर प्रमुख झीलों का निर्माण करवाना, उनकी मरम्मत करवाना, नदियों के मार्ग को मोड़कर झीलों को आपस में जोड़कर जल संरक्षण करना इसका उदाहरण है। परंपरागत जल स्रोतों की उपयोगिता एवं उन पर संकट। परंपरागत जल स्रोतों परिस्थितियों और संस्कृति की अनुरूपता के आधार पर बने हैं, जो कुएं, बावड़ियां, नाड़ी, तालाब, झीलें आदि। इनका निर्माण जल संरक्षण, भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने, सिंचाई एवं जनता की जल पूर्ति के लिए किया जाता है। लेकिन वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि के कारण इन पर संकट मंडरा रहा है। कई व्यक्तियों ने इन पर कब्जा कर लिया है, तो कुछ रखरखाव के अभाव में जर्जर हो गए। आज तक यह स्रोत जल संकट के निराकरण का एक आधार बन सकता है। अतः परंपरागत जल प्रबंधन प्रणालियाँ हमारी विरासत का अभिन्न अंग हैं। जनसंख्या में वृद्धि एवं जल में हो रही निरंतर कमी के संदर्भ में परंपरागत जल संरक्षण की विधियाँ अधिक प्रबल एवं कारगर हैं। आधुनिक जल संरक्षण विधियाँ। प्रतिवर्ष 22 मार्च को जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आधुनिक समाज में बढ़ते जल संकट को देखते हुए जल संरक्षण के लिए अनेक विधियां अपनाई जा रही हैं, जैसे बांध, नहर निर्माण, एनीकट निर्माण, बूंद बूंद फुहारा सिंचाई, दूषित जल को साफ करके पुनः उपयोग में लेना, जन जागरूकता फैलाना, रूफ टॉप जल संग्रहण विधि कम वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए अधिक उपयोगी है। रूफ टॉप, इस विधि में वर्षा के जल को भवन की छत से एक पाइप द्वारा नीचे बनी जल की टंकी या हौज में एकत्रित कर लिया जाता है। बाद में आवश्यकता अनुसार उस जल का उपयोग किया जाता है। ये आप चित्र में देख सकते हैं। राजसमंद के पिपलात्री गांव में राजकीय विद्यालय में रूफ टॉप जल संग्रहण। अभी की तस्वीर से स्पष्ट है कि भविष्य में जल आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाएगा। हमारे भविष्य को सुरक्षित रखना है तो जल की हर एक बूंद को बचाना होगा। अतः साफ जल को भविष्य का सोना और नीला सोना कहा जा सकता है, अर्थात जल है तो कल है। शब्दावली। सभ्यता, लोगों की स्थायी बसावट और उसकी संस्कृति। वाष्पीकरण, किसी निश्चित तापमान पर जल का वाष्प के रूप में बदलना। वाष्पोत्सर्जन, वनस्पति द्वारा जल का वाष्प रूप में छोड़ना। आर्द्रता या नमी, वायुमंडल में वाष्प के रूप में जल की कमी। संघनन, वायुमंडल में जल वाष्प का पुनः जल के विभिन्न रूप ओस, तुषार, कुहरा, बादल आदि में बदलना। अपशिष्ट, व्यर्थ और बेकार पदार्थ। तो जय हिंद दोस्तों, ये था हमारा अध्याय 3। मिलते हैं अगले अध्याय में।